जरा सोचो, तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहां से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक पहाड़ी इलाके से, जहां एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी की कार में जा रही थी और अचानक से उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया। यह देखकर उसे शक हुआ तो पता चला कि यह शरीफ सा दिखने वाला ड्राइवर असल में एक सीरियल किलर है। और उसी वक्त उस ड्राइवर ने कार रोकी और तुरंत एक तेज धार हथियार से लड़की का खून कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों को लेकर उसी रास्ते से जा रही थी। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की ओर बस मोड़ दी, जिसके बाद बस के सामने अचानक से एक सुरंग आ गई, जहां से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगा और अचानक से सुरंग में एक आदमी उसी बस के सामने आ गया एकदम से। अब इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर बस में बैठे लोग थोड़ा डर गए। लेकिन तभी वो आदमी एक पैसेंजर बनकर उस बस में चढ़ गया। फिर सामने बैठे ली नाम के एक आदमी ने अपने अखबार में देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो इस बात का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। अब चलते चलते बस के पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस अब भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन यह सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान था। इसीलिए थोड़ी देर बाद आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला लिया। लेकिन वापस मुड़ के फुल स्पीड में भी 30 मिनट तक चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे, जैसे ये कोई अंधेरी और तिलिस्मी सुरंग हो जिसका कोई अंत ही ना हो। इसीलिए अब सब डर कर बस से नीचे उतर गए। फिर अचानक से जिंग को अपना फोन जमीन पर गिरा पड़ा दिखा, जो कि उससे गलती से सुरंग में घुसते समय शुरुआत में ही गिर गया था। अब यह साफ हो चुका था कि यह सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है। इसके बाद ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें पैदल चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहां कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। लेकिन जिंग ने उसे अपना ऊन का गोला दिया। फिर ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वोंग नाम के एक दूसरे पैसेंजर के पास में था। इसी बीच उस सुरंग वाले अजनबी आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा और यहां पर उसने अपना नाम चिएंग बताया और फिर वो दोनों सीधे आगे की ओर चले गए। अब धीरे धीरे सुरंग के अंदर धुंध बढ़ने लगी और तभी कुछ देर बाद सभी लोगों को अपने पीछे वाली साइड से 2 आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो उनका सामना करने को तैयार हो गए। लेकिन ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ली और चिएंग ही थे। यानी कि वो सुरंग थी तो बिल्कुल सीधी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे ये लोग घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो लोग सुरंग में फंस चुके थे। इसीलिए ली ने अब सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी और फिर अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरत और बच्चे बस में ही रुक गए। अब थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उसकी बस पर धूल जम चुकी थी, इसीलिए घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। तभी टोनी नाम के आदमी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब यह था कि उस भूल भुलैया में समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। फिर उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी की पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया, जो पहले तो वहां नहीं था, लेकिन पता नहीं कौन वहां पे रखकर चला गया था। इसके बाद ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गई। वहां खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते वो खोखली दीवार तक पहुंच गए। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुंचे, जहां बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें थीं। तभी सब लोगों ने देखा कि वहां पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था और उसके मुताबिक यहां कुल मिलाकर 6 सुरंगें थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। फिर चिएंग ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें छत की 6 सुरंगों को पार करना होगा और उसके मुताबिक उसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। इस तरह से कमरे में अब उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिला, जिसके सभी पन्नों पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। फिर चिएंग ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे खुफिया दरवाजा मिला। अब उनके जाने के बाद कमरे के टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुंचे,
जहां उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली। लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो महीनों से वहां खड़ी हो। फिर बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए। लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर उस खाने पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसे भूख लगी थी। असल में यहां पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए सबको बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही थी, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। अब इनमें से सहरा नाम की एक लड़की पेशे से एक मॉडल थी जो खाने के लिए टोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने को तैयार हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वोंग चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लेता है, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया और तभी अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। फिर वोंग की नजर बस के नीचे गटर के ढक्कन पर पड़ी, जिसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबो गरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में पानी के अंदर डूब रही थी। फिर सभी को वहां एक बार फिर से वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। अब उसे पार करके वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से भी बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहां भी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहां सालों से खड़ी हो। तभी अचानक वोंग ने बंदूक निकाली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसीलिए यहां से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सबकी जान भी लेनी पड़ी तो वो ले लेगा। तभी उसने जिंग के हाथ से चिएंग के कंधे पर गोली चलवा दी और साथ ही उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस बीच उसने फेंग नाम की लड़की को गोलियों से भून दिया क्योंकि वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उसने सैरा का भी गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। अब उसकी मौत के बाद उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। तभी जिंग नाम की वो औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का समय आ गया और उसे लेबर पेन होने लगा। ये देखकर ली और चिएंग मिलकर वापस से अपनी बस को तलाशने लगे, लेकिन फिर ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, जिसके बाद सैरा को अजीबो गरीब लोग दिखाई देने लगे, जिनमें मरा हुआ वोंग भी शामिल था। इसके बाद डरकर वो बस से बाहर भागी, लेकिन फिर उसे अपने चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दी। वहीं उसे थोड़ा आगे जाकर एक मिरर दिखाई दिया और उसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार डाला। फिर चिएंग, जिंग और ली आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मारा गया, शायद भूख की वजह से। अब यह देखकर अचानक से जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू से जिएंग को भी मार डाला। और फिर यह सीन यहां से कट होकर अचानक से एक हॉस्पिटल में आ गया, जहां अभी भी जिएंग की आंखें खुली हुई थीं। असल में यह कोई आम हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि आर्मी का कोई रिसर्च सेंटर जैसा लग रहा था। फिर आगे हमने एक आर्मी ऑफिशियल को देखा जो अपने लोगों को चिएंग के बारे में बता रहा था। असल में कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का जो हमने सीरियल किलर देखा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी, पर जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कहां है। इसीलिए उसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। और दोस्तों, वो थेरेपिस्ट असल में चिएंग ही था, जो तब से जेम्स के दिमाग में घुसपैठ कर रहा था। और असल में वो लड़की सायरा चिएंग की ही पत्नी थी। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था, जो हमने चिएंग की नजरों से देखा था। इस तरह उसे अब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटे में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह से पानी से भर जाएंगी। इसके बाद चिएंग ने आर्मी ऑफिसर को उसे बार बार दिखने वाली तारीख यानी कि 15 जुलाई के बारे में बताया। तभी ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हो गई थी, इसीलिए वो तारीख उसके दिमाग में घर कर गई होगी। असल में उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ में अफेयर था, जिसका पता उसके बाप को चल गया था। फिर उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी थी। और तभी हमें पता चला कि जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर था,
इसीलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में खतरनाक सुरंगें बनानी शुरू कर दी जो उसके दिमाग के अंदर की भूल भुलैया थीं। इस तरह से चिएंग का मकसद था कि सुरंग में जाकर जेम्स को वहां से बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना पेचीदा होगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। साथ ही उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर्स दरअसल उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू थे। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की एक झलक था। दूसरा था टोनी, जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वहीं वोंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो बाकी सबको मार रहा था ठीक उसी तरह असल जिंदगी में भी वो उसकी मां को मारता था। और सैरा, वो एकदम उसकी मां जैसी थी, क्योंकि उसकी मां भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी की तरह उसके दिमाग में भी उसका एक ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने देखा था। इसके बाद वो प्रेग्नेंट औरत यानी कि जिंग उसके सपने की तरह ही थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी मां बिल्कुल वैसी हो। लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। फिर आखिर में बचे वो जुड़वा बच्चे जो जेम्स के बचपन को दर्शाते थे। लेकिन वहां कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छुपकर ली, टोनी और वोंग का कत्ल किया था। लेकिन ये कौन था जिसका पता अभी तक चिएंग को नहीं था। इसीलिए अगले दिन चिएंग एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ और इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। लेकिन वो इतनी आसानी से भला कहां बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी मां से नफरत है, क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था। इसीलिए वो औरतों को किडनैप करके मार डालता था, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो चिएंग को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्से में ले गया, जहां उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। इसी बीच चिएंग ने जेम्स के नादान बचपन से भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए। लेकिन इतने में उसकी बहन फेंग ने उसे सायरा का पता बताने से रोक दिया और उसे वहां से ले गई। इसके बाद चिएंग एक सिनेमा में पहुंचा, जहां आखिरकार उसे सुरंग में हुए सारे कत्लों को करने वाला आदमी मिल गया। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि चिएंग ही था। इसका मतलब यह था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगता। शैतान चिएंग ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबका खून कर दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद वो असली चिएंग को एक अंधेरी जगह पर ले गया, जहां उनका आखिरी मुकाबला होगा। और फिर दोनों में जल्द ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही असली चिएंग जीतने वाला था, तभी एक और शैतान चिएंग वहां आ गया, जिसका सीधा मतलब यह था कि शैतान कभी मरेगा ही नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चिएंग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी मर जाएगी, जिससे जेम्स उसे ऐसे ट्रैप नहीं कर पाएगा। इस तरह से अब उसका प्लान काम कर गया और जेम्स के दिमाग से बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को आखिरी मौके पर बचा ही लिया गया। लेकिन हमारा चिएंग वो इसके बाद कभी नहीं उठा, यानी वो उसी सुरंग में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुका था। तो मेरे पिक्चर के शौकीन दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली मूवी भी ऐसी ही दमदार होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक पिक्चर के शौकीन्स को मेरा प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।